नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज ऑब्जेक्शंस टू जुरिसडिक्शन सेक्शन 21। No objections as to the place of suing. Please see this. What is no objections as to the place of suing? Very very important phrase. Objection as to the place of suing. जल्दी से कलर कर लीजिए इससे पहले कि मिट जाए यहां से। Place of suing shall be allowed by any appellate or regional court unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity and in all cases where issues are settled at or before such settlement and unless there has been a consequent failure of justice. Now this is 21 clause 1. It is dealing with what? This clause is dealing with the objection as to the place of suing, यानी कि टेरिटोरियल। दिस इज रिगार्डिंग द ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, कि इस कोर्ट को, इस मुकदमे को सुनने के लिए कोई भी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन था ही नहीं। दिस प्लेंटिफ रॉन्गली चूज्ड ए प्लेस ऑफ सुइंग। इट मींस व्हाट? प्लेंटिफ फाइल्ड ए सूट इन ए रॉन्ग कोर्ट इन द वायलेशन ऑफ द सेक्शन 16 to 20। जो 16 से लेकर के 20 तक के नियम बताए गए थे इन चूजिंग फोरम, प्लेस ऑफ सुइंग कहां होना चाहिए, प्लेंटिफ साहब ने गलती की और कोर्ट ने और बड़ी गलती की। कोर्ट डिस्पोज दिस केस विदाउट हैविंग एनी जुरिसडिक्शन, देयरफॉर दिस डिक्री शुड बी सेट असाइड। दिस इज द ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का बेस क्या है? ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। आई सपोज समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए क्या है इसको, ये लैंग्वेज है डायरेक्ट, आप इसको इस स्लाइड में समझिए अच्छी तरीके से। ऑब्जेक्शन इज रिगार्ड टू एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का यहां से बनेगा, सही है मैडम? सेकंड, दिस इज व्हाट? बिफोर द अपीलेट और रिविजनल कोर्ट। ओके, नाउ व्हाट द अपीलेट कोर्ट विल सी, वेदर द अपीलेट कोर्ट शुड अलाउ द ऑब्जेक्शन। अलाउ ऑब्जेक्शन का मतलब है कि उस फिर डिक्री को सेट असाइड करना या वेरी करना, ठीक है? तो कोर्ट विल सी कि आपने जो ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, आज जो आप बात कह रहे हैं कि जी गलत कोर्ट में मुकदमा चला, यू आर ऑब्जेक्टिंग एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, तो वेदर यू हैव टेकन दिस ऑब्जेक्शन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। क्या जो पहली कोर्ट थी, जो प्रथम कोर्ट थी, क्या आपने ये ऑब्जेक्शन उस कोर्ट में लिया था? इट विल बी सीन बाय द अपीलेट कोर्ट। एंड उसमें भी कब?
at the earliest possible opportunity. It will be seen by the appellate court कि whether you have taken this objection in the court of first instance at the earliest possible opportunity. अब earliest possible opportunity क्या मतलब है कि in all cases where issues are settled at or before such settlement. issues का मतलब समझ लीजिए, जो लोग नहीं जानते हैं, सिविल केसेस में जब हम लोग केस फाइल करते हैं, मैं प्लेंटिफ हूं, मैंने केस फाइल किया, मैंने प्लेंट फाइल कर दी, आप डिफेंडेंट हैं, आपने उसका जवाब देना है, उसको हम बोलते हैं रिटन स्टेटमेंट. मैंने प्लेंट फाइल की, आपने उसके जवाब में रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया. आपने कुछ बातें मेरी मान ली, मैंने कुछ बातें आपकी मान ली, तो ये हो गया एडमिशन एंड डिनायल. अब आगे केस कौन कौन से पॉइंट्स पे चलेगा, कौन कौन से वो इश्यूज हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट का टकराहट है, वो जो केस को, जो कोर्ट को निर्धारित करने हैं. तो कोर्ट देन डिसाइड्स इश्यूज, issue number 1, issue number 2, issue number 3, whether the plaintiff is the owner of this property, whether the defendant is the tenant in this case, whether tenant has given regularly rent or not. इस तरह के सारी बातों को issues के रूप में आएगा. समझे आप? तो ये कह रहे हैं कि अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या माना जाए कि जहां पर इश्यूज सेटल होते हैं, तो इश्यूज के सेटल होने पर या उससे पहले आपने वो ऑब्जेक्शन उठाया था या नहीं उठाया था. ऑप्शन कौन सा? ऑब्जेक्शन एज टू. अब ये मत कहिए कि जी डिग्री पास हो गई, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई और आप कह रहे हैं साहब सीता कौन थी. ये नहीं होना चाहिए. सीता कौन है इसका परिचय आपको पहले ही कर लेना चाहिए था. जैसे ही सीता जी का एंट्री हुई थी तभी पूछना चाहिए था सीता कौन है कि नहीं है. अब पूरा रामायण खत्म हो गई, रावण मर गया, रामचंद्र जी अयोध्या आ गए, दिवाली मन गई, अब आप कह रहे हैं सीता कौन थी. दिस इज नॉट डन. तो इफ यू वांट टू ऑब्जेक्ट एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, यू मस्ट हैव ऑब्जेक्टेड इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. अब कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का मतलब समझ लीजिए. आपने केस फाइल किया था, प्लेंटिफ ने केस फाइल किया कड़काडुमा की सिविल कोर्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सिविल कोर्ट में फाइल किया, तो दिस इज द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. वहां से एक पार्टी हार गई, वो चली गई हाई कोर्ट, ये हुई हाई कोर्ट, अपीलेट कोर्ट, और हो सकता है हाई कोर्ट से फिर चले जाए सुप्रीम कोर्ट में. तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं दिखाएगी कि आपने हाई कोर्ट में लिया था नहीं लिया था ऑब्जेक्शन. सुप्रीम कोर्ट विल सी, इसलिए उन्होंने नाम लिया कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो कोर्ट पहली कोर्ट थी जिसने प्रथम बार मुकदमा की सुनवाई हुई, उसमें आपने वो ऑब्जेक्शन लिया था या नहीं लिया था. सुप्रीम कोर्ट विल नॉट आस्क यू कि वेदर यू हैव टेकन दिस ऑब्जेक्शन एट द हियरिंग ऑफ हाई कोर्ट. नो, सुप्रीम कोर्ट विल हैव टू सी वेदर यू हैव टेकन दिस ऑब्जेक्शन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस. और विद इन द फर्स्ट इंस्टेंस, ये नहीं कि लास्ट में लिया था ऑब्जेक्शन. नो, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. हर बात समझ नहीं आपको. मैं आपको एक एक फ्रेज समझा रहा हूं क्योंकि फिर मैं एक पूरे राक्षस की तरह से आपका टेस्ट लूंगा कि मैंने पढ़ाया था और डरा रहा हूं और डर भी लेना अंदर अंदर. आई विल से इट. तो दोनों बात, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस क्यों कहा, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी समझा दिया. और इसको हम कैसे चेक करेंगे, यहां से इश्यूज के सेटलमेंट के समय या उससे पहले. तो एक बात, पहली बात तो ये देखी जाएगी कि ऑब्जेक्शन करने का टाइम कौन सा था. सेकेंडली, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ क्या. भले ही कोर्ट गलत में चले गए थे, ऑब्जेक्शन जो भी है, लेकिन आपको कोई कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस तो नहीं हुआ, उसकी वजह से आपके प्रति कोई अन्याय तो नहीं हुआ ना. इन दैट केस दिस ऑब्जेक्शन विल नॉट बी अलाउड. अब यू अगेन रीड इट, देखो कैसे. नो ऑब्जेक्शन, प्लीज सी दिस, मैंने समझा दिया, अब डायरेक्ट लैंग्वेज को फिर दोबारा देख लीजिए. नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड. ऐसे ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होगा बाय एनी अपीलेट और रिविजल कोर्ट जब तक कि सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. और इसको छोड़ रहा हूं, एंड देखो एंड है यहां पर, एंड अनलेस देयर हैज बीन ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. तो दोनों ही बातें होनी चाहिए. पहली बात,
There objection was taken at the earliest possible opportunity in the court of first instance and also there has been a consequent failure of justice. और failure of justice समझ लीजिए क्या मतलब है इस बात का. सपोज कीजिए I take you back to the section 20, बल्कि 19 भी लेके चलता हूं आपको. नाइनटीन का ये वाला सेशन आपने पढ़ा था अभी. ए रिजाइड इन दिल्ली पब्लिशेस ए स्टेटमेंट इन कैलकाटा, है ना, ध्यान आया आपको. ए रिजाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कैलकाटा स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी टू बी. बी में सू ए इधर इन कैलकाटा और दिल्ली. बी के पास ऑप्शन है कि वो दिल्ली में जाए या कैलकाटा में जाए. अब सपोज कीजिए ये कहां रहता है, ए कहां रहता है, दिल्ली में रहता है. तो बी ने चूज किया जहां पे कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ कैलकाटा का. अब मैं रहता हूं दिल्ली में, आपने फाइल कर दिया सूट कैलकाटा में. अब भैया मैं हर बात का जवाब देने के लिए बंगाल जाऊंगा, पैसे खर्च होंगे आने जाने में, सही है. अब सिचुएशन मान लीजिए कि मैं वहां पर नहीं जा पाता हूं, तो मैं मुकदमा हार जाऊंगा, हारूंगा नहीं हारूंगा. और अगर मैं मुकदमा केवल इसलिए हार जाता हूं कोई कि मेरे लिए कोर्ट बहुत दूर हो गई थी, मैं प्रॉपर अपने कोर्ट केस को डिफेंड ही नहीं कर पाया, इसे कहते हैं फेलियर ऑफ जस्टिस. अब यही मुकदमा आप इसमें आ जाइए, आप ऑब्जेक्शन में आ जाइए कि साहब यहां तो जेन्युइन केस है. मान लीजिए ऑब्जेक्शन इज वैलिड कि कैलकाटा की कोर्ट को तो जुरिडिक्शन था ही नहीं था और मैं भी वहां नहीं जा पाया, इसलिए मुकदमा हारा मैं. इसे कहते हैं फेलियर ऑफ जस्टिस. अब दूसरा उदाहरण समझ लीजिए. रोहिणी कोर्ट में मुकदमा आना चाहिए था, हमने चला दिया, वो केस कहां चल गया, तीसरी कोर्ट में. 30 मिनट का डिस्टेंस है केवल. तो यहां पर भले ही प्लेस ऑफ सुइंग में प्रॉब्लम हो गई, जेन्युइनली प्रॉब्लम, बोनाफाइड प्रॉब्लम हो गई, लेकिन डिफेंडेंट ये नहीं कह सकता कि बिकॉज ऑफ द फोरम चेंज, केवल इस वजह से देयर इज ए कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, कि जैसे आपने मुकदमा रोहिणी कोर्ट में लड़ लोगे ऐसी मुकदमा यहां लड़ लोगे. कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो आई नहीं आपको. अगर अदरवाइज मेरिट पे सुना गया, आपको सुनने के मौके मिले, प्लेंटिफ को मिले, सारी चीजें सेम हुई, बस केवल रोहिणी कोर्ट और कलकत्ता कोर्ट का अंतर हुआ, तो दैट इज मीनिंगलेस बिकॉज देयर इज नो कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस. आप समझ रहे हैं. तो फेलियर ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है, अगर समझ गए तो रेज हैंड प्लीज. इफ यू रेज हैंड तो आप अपने तो उठाते हैं. उन बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी हैंड रेज करते हैं जो बाहर ऑनलाइन देखते हैं. तो मैं ये समझ जाता हूं कि अब ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, वरना आप पूछ लेंगे जैसे वो देख रहे हैं ऐसे आप देख रहे हैं. तो दिस इज ऑल्सो फॉर देम, कर लेंगे. सो दिस इज फर्स्ट 20. अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज द क्वेश्चन इन प्लिम्स. Which of the following sections of CPC deals with the objection to the jurisdiction? Answer is 21. Again question prelims. Under section 21 of CPC, objection as to the place of suing can be taken anytime at the appellate or revision stage for the first time before the court of first instance at the earliest possible opportunity. This is the answer C. ठीक है. Now दिस इज नाउ 21(2). पहला 21(1) में क्या था, ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू प्लेस ऑफ सुइंग था. नाउ यहां पर क्या है, नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट विद रेफरेंस टू द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन. दिस इज रिगार्डिंग पेक्यूनियरी लिमिट्स. आर्थिक आधार पर उसको जुरिसडिक्शन था या नहीं था उस कोर्ट को. तो पहला था टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, ऑब्जेक्शन टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. नंबर 2 इज विद रिलेटेड टू. अब देखिए क्वेश्चन अगर यही आ जाए, लिख लीजिए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द ऑब्जेक्शन एज टू पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील विद द या deals with the objection as to the
pecuniary jurisdiction of a court. Option A, section 20 clause 1. Option B, section 20 clause 2. Section 3 20 clause, सॉरी आई एम सॉरी 20 बोल के 20 को रिप्लेस कीजिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस डील्स विद द ऑब्जेक्शन टू पेक्यूनियरी लिमिट्स, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन? ऑप्शन ए 21 क्लॉज ए, ऑप्शन 2 21 क्लॉज 2। अब बताइए। एंड ऑप्शन सी 21 क्लॉज 3, ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। अब ये देखो, इस सेक्शन में आपने वो सेक्शन के सब सेक्शन में पहुंच गया एग्जामिनर। 21 की क्लॉज 1, 21 की क्लॉज 2, 21 की क्लॉज 3, और आप यकीन मानिए आप इसको कभी देखना मत दोबारा, आप सही करके आएंगे। फिर ये आपको याद करना पड़ेगा जबरदस्त तरीके से, आपको बहुत प्रिसाइसली ऐसे याद करना पड़ेगा। 21 क्लॉज 1 प्लेस ऑफ सुइंग, 21 क्लॉज 2 पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। और मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूं आपको कैसे करना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे, ये एक ट्रिक है, कोई भी नंबर दे दीजिए, मैं ट्रिक कई बार समझाता रहता हूं लोगों को, कि आप 6 साल या 7 साल के बच्चे को वो सेक्शन समझा सकते हैं, वो बात समझा सकते हैं, अपने शब्दों को आम भाषा में करके कन्वर्ट करके समझा सकते हैं। तो ये मान लीजिए कि आपको उस सेक्शन का मर्म या उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका। अब जो 6 साल का बच्चा है, 7 साल बच्चा, तो क्रॉस क्वेश्चन इतने कर डालेगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसका अच्छा तरीका ये कि आप एज्यूम कीजिए अपने स्टडी रूम में कोई पिलो, कोई तकिया, उसको एज्यूम कर लीजिए कि वो एक स्टूडेंट है और आप एक टीचर हैं। आप ये एज्यूम कीजिए कि आपको वो सेक्शन उसको समझाना है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या अपनी बात पूरी तरह समझा रहे हैं, क्या उसको समझ में आ गई होगी। अगर आप उस बात को समझा पा रहे हैं तो इट मीन्स अब आपको वो सेक्शन समझ में आ चुका है, नहीं तो इट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस। अभी आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कब माने कि आपको समझ में आया या नहीं आया। आप तब मानिए जब आप फ्लो में बिना रुके आप पूरा सेक्शन लिख लेते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स को बिना रुके समझा देते हैं, और वर्बली भी आप किसी को समझा पा रहे हैं, तब मान लीजिए कि नाउ यू आर द मास्टर ऑफ दैट पार्ट ऑफ लॉ। तब तक कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन डिस्कशन कर लेंगे तब। अब बताइए क्लॉज 3 पर, नहीं उसी में रह गया ना अभी, तो ये किस लिए था, ये वही बात सारी। एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू द पेक्यूनियरी लिमिट्स, सेम बात। Unless such objection was taken in the court of first instance at the earliest possible opportunity, and in all cases where issues are settled at the same line, at or before such settlement, and unless there has been a consequent failure of justice. Same line है 21 की, जो क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में केवल इतना अंतर है, पहली क्लॉज ऑब्जेक्शन टू प्लेस ऑफ सुइंग है और दूसरी इज डीलिंग विद द पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन। नाउ कम टू नेक्स्ट। अगेन नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रेफरेंस टू द लोकल लिमिट्स। वही फिर बात वही है, लोकल लिमिट्स मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, लेकिन कोर्ट कौन सी हो गई है? दिस इज एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का मतलब समझ लीजिए। देखिए, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में आपने एक कंसर्न कोर्ट में मुकदमा जाएगा, वहां पर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगा, डिफरेंट सारे जो पूरा ट्रायल चलेगा, उसके बाद में निर्णय हो गया। जैसे अभी बहुत माननीय एक है गुरु आर, जो पहले रेप के केस में कन्विक्ट हो चुके हैं, और जो भी कल परसों उनका मर्डर केस भी उन पर हुआ है। नहीं, आप समझ गए होंगे मैं किन्हें कहना चाह रहा हूं। बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़ा उनका प्रभाव है पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, रहा था, अब तो शायद कम हो गया होगा। तो अब एक डिसीजन आ गया कोर्ट का, बात होगी खत्म वहीं पर ही, वो और जो भी उनका वो होगा जेल अथॉरिटीज को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब सिविल केस में क्या होता है, सिविल केस में एक एज पर द जुरिस्डिक्शन देख लिया आपने, केस फाइल हो गया,
पूरा ट्रायल चलेगा और बाद में डिक्री आएगी, जजमेंट के बाद में डिक्री आ गई। ये हो गया कि मैडम आप इस पूरे एरिया की मालिक हैं और आपको पोजीशन हैंडओवर किया जाए, हमने एज ए टेनेंट भी आपको किराया नहीं दिया, हमसे किराया वसूला जाए और आपको, तो आपके फेयर में डिक्री आ गई, यानी कि एक पेपर आ गया, कोर्ट का जजमेंट आ गया आपके फेयर में, लेकिन वो आपने मुझे दे दिया, ठीक है, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप दूसरी कोर्ट एग्जीक्यूट नहीं कराओगे इस डिक्री को, तब तक पोजीशन मेरे पास है वो, मुझे वहां से धक्के देके निकालने के लिए, क्योंकि आराम से निकलूंगा नहीं, यू विल हैव टू अप्रोच फॉर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। समझे बात अभी? तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स होती हैं सिविल केसेस में, तो उसे हम कहते हैं एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। वो सेम कोर्ट भी हो सकती है और वो कई बार दूसरी कोर्ट भी हो सकती है। जैसे इस केस में हमने देखा था, डिफेंडेंट वाज रिजाइडिंग इन दिल्ली, कॉज ऑफ एक्शन अराउज इन कैलकाटा। अब कैलकाटा में आपने केस फाइल किया, कैलकाटा की कोर्ट ने कहा कि भाई इसने वाकई में गलती की थी, इस आदमी से 1 लाख रुपए वसूला जाए। अब वसूल लो मुझसे, मैं कहां रहता हूं? दिल्ली में, मेरी प्रॉपर्टी कहां पर है? दिल्ली में। तो अब वहां का जो वो होगा, डिक्री विल बी ट्रांसफर टू द कोर्ट ऑफ दिल्ली टू एग्जीक्यूट इट नाउ। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कहां पर होगी? अब दिल्ली में हो जाएगी। अब दिल्ली कोर्ट मुझे सम्मान करेगी, बेटा लाओ क्या करना है इसमें, अब या तो 1 लाख रुपए दो, वरना हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में बी समटाइम डिफरेंट फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। समझे आप? तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में अगर ऑब्जेक्शन होगा तो वो होगा इस क्लॉज में, 21 क्लॉज 3। समझे तो नहीं? समझ गए? रेज हैंड। गुड। रूल इज सेम unless such objection was taken in the court of earliest possible way, in the executing court at the earliest possible opportunity, ठीक है, and unless there has been a consequent failure of justice। तो this is again 21 में आ गई, 1 2 3 समझा दिया मैंने आपको। लेकिन आपने देखा होगा, एक बात नोट किया आपने, ये है देखिए समरी 21 प्लेस दिस फाइनल कंक्लूजन, ऑब्जेक्शन एज टू नंबर 1 प्लेस ऑफ सुइंग, यानी कि ऑब्जेक्शन एज टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ ट्रायल, यानी कि ओरिजिनल कोर्ट के बारे में। सेकंड है कॉम्पिटेंस ऑफ ए कोर्ट विद रेफरेंस टू दी पेक्यूनियरी लिमिट्स, यानी कि पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन का। और थर्ड है कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विद रेफरेंस टू दी लोकल लिमिट्स ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन, मीनिंग यानी कि ऑब्जेक्शन एज टू दी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। तो 21 की 1 2 3 हो गई। समझ में आ गया अब? तो अब समझने वाली बात और भी है, कहां पर जाएंगे आप, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, भूलिए मत। ये फ्रेजेस है भाई, याद कर लीजिए खुद, जब मुझे बता दीजिएगा मैं कर लूंगा याद आपके लिए। इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ये फ्रेज कौन सा फ्रेज था? एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी एंड इन ऑल केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड एट और बिफोर सच सेटलमेंट। इस फ्रेज को ऐसे ही याद करेंगे ढंग से, एक लाइन में, ओके। और इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या करेंगे? अनलेस, यही इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी। यहां पर कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस नहीं है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के मामले में लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो गई है। इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, वहां पर क्या था? इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, यहां पर क्या? इन द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। सही है? डिफरेंस समझ में आया? तो अब जाकर के आपका 21 समाप्त हुआ। अब इसमें एक बात समझिए, बात क्या है कि ऑब्जेक्शन किस किस को लगता है? यहां पर प्लेस ऑफ सुइंग के लिए था और था पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन में। 2 प्रकार के जुरिसडिक्शन पर ऑब्जेक्शन आया, पहला था पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन और दूसरा क्या है? टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। देखिए जुरिसडिक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जुरिसडिक्शन में भी ऑफ मैनी काइंड्स, जो लोग हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ लिमिटेड डिस्कशन करूंगा आप लोगों से। एक होता है जुरिसडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, एवरी कोर्ट इज डजंट डिसाइड केसेस ऑफ ऑल टाइप्स। हर कोर्ट हर एक केस के, जैसे मैं सेक्शन 9 पढ़ाता हूं आपको, देखिए अभी प्लीज सी दिस। सेक्शन 9 को पढ़िए। द कोर्ट शैल हैव सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियरिन कंटेन्ड
shall have jurisdiction to try all suits of civil nature excepting suits of which their cognizance is expressly or impliedly barred. ये है आपका सेक्शन 9 कि सिविल कोड को ऐसे सभी मामलों को सुनने की अधिकारिता होगी जिनके बारे में एक्सप्रेसली उनका जुरिडिक्शन एक्सप्रेसली बार नहीं कर दिया गया, इम्प्लाइडली बार्ड। आप समझ रहे बात को कि अगर ये कोर्ट में अगर किसी लॉ में ये कह दिया गया है कि इस प्रकार के मामले ये कोर्ट सुनेगी ही नहीं, यानी कि एक्सप्रेसली बार्ड, उसे हम कहते हैं जुरिडिक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर। देखो एक जुरिडिक्शन क्या हुआ, एरिया वाइज हो गया, एक जुरिडिक्शन क्या हुआ, पैसों की लिमिट्स के बारे में हो गया, एक थर्ड काइंड ऑफ जुरिडिक्शन हुआ इट इज रिगार्डिंग विद द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। अब अगर किसी कोर्ट को उस तरीके के उस सब्जेक्ट के मामले को सुनने की परमिशन ही नहीं थी, यानी कि ऑब्जेक्शन एज टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस, समझ में आ रही है आपको? तो वो मामले सेक्शन 20 में डील नहीं हो रहे हैं। आप समझ रहे हैं? केवल ओनली 2 काइंड्स ऑफ जुरिडिक्शन आर डेल्ट, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन एंड टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। समझ में आई बात आपको? नहीं क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए ऐसा इसलिए है कि पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन को और टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को, इनको ये माना जाता है कि ये प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज हैं। क्या है? प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटीज हैं। और सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड माना जाता है कि इनहेरेंट दिस कोर्ट वाज नॉट हैविंग जुरिडिक्शन, तो दैट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर, कि ऐसी गलती कुछ हमें नहीं किया सकता कि आपका जुरिडिक्शन था ही नहीं, उस सब्जेक्ट मैटर को डील करने का आपको था ही नहीं, और तब भी हमने डिसाइड कर दिया, डिक्री 0। बट यहां पर क्या है, केवल भाई इस कोर्ट ने नहीं सुना, दूसरी कोर्ट ने सुन लिया, इतनी तो गलती है, कॉम्पिटेंसी ऑब्जेक्ट तो सेम है ना, तो वो केवल इर्रेगुलरिटी मानी जाती है। समझ में आई बताइए आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट 20, 21 भी हो गया। अब नाउ कम टू 21A। 21A की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई हेडिंग देख लीजिए, ए बार ऑन सूट। किस पर बार है? सूट लाने पर बार है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए प्रीलिम्स। इसी हेडिंग से आपको प्रीलिम्स से क्वेश्चन मिलेगा, हार्डली इन मेंस, मेंस में कभी नहीं आएगा, इसमें शायद ही कभी नहीं बनता क्वेश्चन मेंस में। ए बार ऑन सूट टू सेट असाइड डिक्री ऑन ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री पास इन ए फॉर्मर सूट। क्या मतलब हुआ इस बात का? एक सूट लेकर आए आप, उसमें एक डिक्री पास हो गई, ऐसे में अब आप क्या चाह रहे हैं कि उस डिक्री को आप चैलेंज करना चाह रहे हैं। यू वॉन्ट टू चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ दैट डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग। लेकिन मोड आपने चेंज कर दिया। आप यू आर नॉट गोइंग इन अपील, यू वॉन्ट टू ब्रिंग ए सेपरेट सूट फॉर दिस। कितने लोग समझ गए? रेज हैंड। नहीं समझे ना? मैं समझाता हूं दोबारा। एक डिक्री पास हो गई, नाउ यू वांट टू चैलेंज दैट डिक्री, तो क्या करेंगे आप? नेचुरली क्या करेंगे? अपील में जाएंगे आप। लेकिन आपने वो रूट नहीं अपनाया अपील का, यू आर ऑप्टिंग ए सेकेंड रूट। आप यू वांट टू ब्रिंग ए सेकेंड सूट टू फ्रेश सूट टू चैलेंज दैट डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग। तो 21A बार्स दैट सूट की ऐसा कोई सूट नहीं लाया जा सकता। इट मींस क्या हुआ? अगर हम दूसरा देखें, इट मींस यू कैन चैलेंज इट ओनली इन अपील, यू कैन नॉट ब्रिंग सेकेंड सूट फॉर दिस, अदरवाइज देयर विल बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स। ऐसे ही चलता रहेगा सब कुछ। अब समझ में आया आपको? रेज हैंड अगर समझ में आ गया हो तो। जिस बात के लिए आपको अपील में जाना चाहिए था, आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? सेकेंड सूट लेकर आ रहे हैं आप। अब पढ़िए, नो सूट शैल लाई चैलेंजिंग द वैलिडिटी ऑफ ए डिक्री पास इन ए फॉर्मर सूट between the same parties on any ground based on an objection as to the place of suing। आगे समझ बात? मैं छोटी सी बात, इतनी ही बात कर लीजिए, दैट्स ऑल फॉर यू। 21A में इतना भी कर लेंगे कि सब्सटेंटिव सूट इज बार्ड
under section 21A to challenge any decree on the basis of what? Place of suing. देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, which of the following sections of the code deals with bar on suit to set aside decree on objection as to the place of suing? सेक्शन 21A. अब यही बहुत क्लोज हो जाएगा अगर 21 और 21A में चॉइस करनी पड़ जाए और ढंग से याद नहीं करा का, जैसे आज क्लास कर लिया आप लोगों ने फिर रिवाइज नहीं करेंगे तो आप ये कहेंगे यार सर ने पढ़ाया तो था, 21 था, 21 में था, अब ए था नहीं था। ये जो माइनर कंफ्यूजन है ये बहुत डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए, तो प्रिसाइसली याद करने के लिए प्लीज रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट, पूरी लैंग्वेज दे दी, केवल ट्रू और फॉल्स पूछा, आंसर इज ट्रू, बस। सो दिस इज ऑल अबाउट जितना मुझे कराना था आपके पॉइंट से। अब एक बात समझ लीजिएगा, दीज क्लासेस आर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। मैं जो क्लासेस ले रहा हूं ये क्लासेस आपको सीपीसी का विद्वान बनाने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये क्लासेस इसलिए हैं ताकि आप लोग इस तरीके से पढ़ करके सिविल जज का जो एग्जाम है या एचजेएस का जो एग्जाम है उसको आप पास कर चुके हैं। तो मेरी अप्रोच एकदम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच होगी, वो भले ही वो सब्जेक्ट सीपीसी हो, आईपीसी हो, कुछ भी हो, जो सेक्शंस जो पोर्शंस जरूरी समझे जा रहे हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे और उसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से, और आपको भी वैसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, कर लेंगे आप लोग अभी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हमें समझ में आएगा कि आपने हमारा वीडियो देखा और आपको पसंद आया। ऐसा करने से वी विल बी मोटिवेटेड कि हम आपको और अच्छे वीडियोस बना के भेजें। तो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक ऑन द यूट्यूब चैनल। सेकेंडली, आप चाहते हैं कि नया वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, आप नोटिफाई हो जाएं, आप इन्फॉर्म हो जाएं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं उसका फायदा आपको ये होगा कि जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा और आप रियल टाइम में उस वीडियो को देख पाएंगे। थर्डली, अगर आप चाहते हैं, इफ यू वांट टू अवेल ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम अस, आपको पसंद आती है हमारी वीडियोस और आपको लगता है कि हम आपको वो क्वालिटी कंटेंट दे सकते हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर 9205988280। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको डिटेल्स दे देंगे, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, कितना टेन्योर है, वॉट एवर डिटेल्स यू वांट दैट विल बी गिवन टू यू। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। थैंक यू। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना जो नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।